देखो जीवन वास्तव में बहुत सरल है, परंतु हम उसे जटिल बनाने में तुले रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो 1930 के दशक में देखो क्या हुआ। 1930 का दशक था, और 1930 के दशक में क्या घटना घटी भाई? महामंदी आई, महामंदी। किसकी महामंदी आई? वियतनाम पर। महामंदी का वियतनाम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रबड़ और चावल के दाम गिर गए। भाई किस पर पड़ा? वियतनाम पर। वियतनाम पर महामंदी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और जिससे रबड़ और चावल रबड़ और चावल के दाम गिर गए और कर्जा बढ़ने लगा। चारों तरफ बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोह का क्या हो गया? बोलबाला हो गया। ठीक, और कुछ प्रांत थे, कुछ और प्रांतों में भी ऐसे ही आंदोलन हुए। ये सब गरीब प्रांत थे जहां रेडिकल आंदोलन की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी, जिसके कारण उन्हें वियतनाम की लापरवाही चिंगारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लापरवाही चिंगारी। जब भी बड़ा संकट आता था तो सबसे पहले वही असंतोष की ज्वाला भड़कती थी। फ्रांसीसियों ने इन बगावतों को सख्ती से कुचल डाला। फ्रांसीसियों ने क्या किया? इन बगावतों को सख्ती से कुचल डाला। यहां तक कि जुलूसों पर हवाई जहाजों से भी बमबारी की गई। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने, कौन था? फरवरी 1930। फरवरी 1930 की बात है। फरवरी 1930। फरवरी 1930 में क्या हुआ? देखो, हो ची मिन्ह हो ची मिन्ह कौन थे ये देखो क्या थे? इन्होंने राष्ट्रवादियों के अलग थलग समूहों को और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट वियतनाम कॉन्ग सॉन्ग देंग, क्या? कॉन्ग कॉन्ग हा? क्या कह रहा है? कॉन्ग है? अरे नहीं यार, सांग देंग। कॉन्ग सान देंग, ये क्या है? पार्टी है। क्या है ये? पार्टी। इसकी स्थापना की, इस पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में एंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। इसे बाद में क्या नाम दिया गया? एंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। हो ची मिन्ह यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टी के उग्र आंदोलनकारियों, जो उग्र आंदोलनों में से क्या था? काफी प्रभावित था। 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया भाई? 1940। अभी देखो 1930 में थे हम, 1940 में क्या हुआ? 1940 1940 में जापान पर कब्जा कर लिया। किसने? जापान पर कब्जा हो गया। किसका? जापान ने वियतनाम पर। जापान ने क्या किया? जापान ने कब्जा कर लिया किस पर? वियतनाम पर। 1940 में कब्जा कर लिया भाई जापान ने वियतनाम पर। जापान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करना चाहता था। ऐसे में वह राष्ट्रवादियों और फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानियों से भी लोहा लेना चाहता था। ठीक है, जापानियों से भी लोहा लेना चाहता था। बाद में देखो एक और लीग आई, जिसका नाम क्या था? फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ वियतनाम। स्वतंत्रता लीग ने जापानी कब्जे का मुंह तोड़ जवाब दिया। सितंबर 1945 में हनोई को आजाद करा लिया। क्या करा लिया? 1945 में, सितंबर 1945 में क्या किया? हनोई को आजाद करा लिया, जिसके बारे में हमने कल जाना था ना। हनोई को क्या करा लिया? आजाद करा लिया, हनोई को आजाद। इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष चुना गया। हो ची मिन्ह को क्या किया गया? उसका अध्यक्ष चुना गया। अब वियतनाम देखो क्या गणराज्य है। गणराज्य है। गणराज्य क्या होता है? देखो, नए गणराज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। फ्रांसीसी शासक सम्राट, क्या नाम था उसका? बाओ दाई। क्या था? बाओ
दाई। याद करने की जरूरत नहीं, चाइनीज माल ज्यादा टिकता थोड़ी है ना। तो फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियन मिन्ह के सदस्यों को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। 8 साल तक चली लड़ाई में आखिरकार फ्रांसीसियों को दिएन वियन फू के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी। क्या खानी पड़ी? मुंह की खानी पड़ी। आज मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है। फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी, किसके? फ्रांसीसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? जनरल हेनरी नावारे। जनरल हेनरी नवारे। जनरल हेनरी नवारे, इन्होंने क्या किया? 1953 में ऐलान किया। कब ऐलान किया इन्होंने ऐलान किया 1953 में। क्या ऐलान किया इन्होंने? इनका ऐलान था कि उनकी सेना जल्दी ही विजयी होगी, लेकिन 7 मई 1954 को 7 मई 1954 7 मई 1954 1954, इंग्लिश में बोलेंगे 1954 को क्या हुआ? फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी ने क्या किया? देखो, कोर है कि बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया गया और 16,000 से ज्यादा लोगों को कैद कर लिया गया जो सैनिक थे, और एक जनरल, 16 कर्नलों और 1,749 कितने? 1,749 अफसरों सहित पूरे कमांडिंग दस्ते को पकड़ लिया गया। फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ता में वियतनामियों को देश के विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य किया गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, जो उत्तरी वियतनाम था और दक्षिणी वियतनाम था, उसमें क्या हुआ? 2 अलग अलग देश बन गए। क्या बन गया? अब देखो, एक तो बन गया उत्तरी वियतनाम और एक बन गया दक्षिणी वियतनाम। 2 देश अलग देश बन गए। उत्तरी भाग में जो उत्तरी वियतनाम था, उत्तरी वियतनाम, ठीक है, और उत्तरी वियतनाम में कौन थे? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों की सत्ता स्थापित हुई। जबकि दक्षिण में कौन थे? दक्षिण वियतनाम में कौन है? बाओ डाई। लिखा, ये दाई है, बाओ डाई। की सत्ता बनी रही। इस बंटवारे से पूरे वियतनाम युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया। देश के अपने लोगों और पर्यावरण की तबाही होने लगी। कुछ समय बाद न्यो दिन डीएम ने नेतृत्व लिया अपना, और तख्ता पलट में बाओ डाई को गद्दी से हटा दिया गया। इसके बाद डीएम की अगुवाई में एक और दमनकारी व निरंकुश शासन की स्थापना हुई। उसका विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया जाता था। क्या जाता था? कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया जाता था। उसका विरोध करने वालों को कम्युनिस्ट कहकर, जो भी विरोध करता था, कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया या मार दिया जाता था। डीएम ने अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया, जिसमें ईसाई धर्म को मान्यता दी गई थी। उसमें क्या किया गया था? ईसाई धर्म को मान्यता दी गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म को क्या किया? बौद्ध धर्म को गैर कानूनी, बौद्ध धर्म को क्या किया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके तानाशाह शासन के खिलाफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट एनएलएफ के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से एनएलएफ ने क्या किया? देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई। अमेरिका इस संगठन की बढ़ती ताकत और उसके प्रभावी प्रस्ताव जो थे उनसे भयभीत था।
कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्टों का कब्जा ना हो जाए। इस भय से अमेरिका ने अपनी फौजों और गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका इस खतरे से सख्ती से निपटना चाहता था। क्या चाहता था वो? सख्ती से निपटना चाहता था। और युद्ध में अमेरिका का देखो प्रवेश कैसे होता है। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कैसे होता है भाई? सख्ती से निपटना चाहता था। युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कैसे हुआ? अमेरिका के भी युद्ध में खुद पड़ने से वियतनाम में एक नया दौर शुरू हुआ था, जो वियतनामियों के साथ साथ अमेरिकियों के लिए भी क्या था? बहुत महंगा साबित हुआ। 1965 और 72 के बीच में देखो क्या हुआ? 1965 1965 से लेकर 1972 के बीच अमेरिका के 34,03,100 सैनिक ने क्या किया? वियतनाम में काम किया, जिनमें से 7,884 महिलाएं थी। क्या थी? 7,884 महिलाएं थी। और हालांकि अमेरिका के पास ऐसे एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध थी, फिर भी उनके लिए बहुत सारे सैनिक मारे गए। फिर भी देखो उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए। लगभग 47,000 सैनिक मारे गए थे। कितने? 47,000, 47,000। और घायल तो 3 लाख से भी अधिक हुए थे। लगभग 3 लाख से अधिक घायल हुए थे। घायलों में से 23,000, लगभग 23,000 को भूतपूर्व सैनिक प्रशासन ने स्थायी रूप से अपंग घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अपंग घोषित कर दिया स्थायी रूप से। अमेरिका के साथ संघर्ष का यह दौर काफी यातनापूर्ण और निर्मम रहा। इस युद्ध में बड़े बड़े हथियारों और टैंकों से लैस हजारों अमेरिकी सैनिक क्या थे? वियतनाम में झोंक दिए गए थे। कहां झोंक दिए गए थे? वियतनाम में झोंक दिए गए। युद्ध की तैयारी थी, है ना। उनके पास B-52 बम वर्षक विमान भी था। क्या था? B-52 ये क्या है? बम वर्षक विमान ये भी मौजूद था, जिन्हें उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता था। चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेहताशा इस्तेमाल से असंख्य गांव नष्ट हो गए। कोई गिनती नहीं गांवों की, असंख्य गांव क्या हो गए? नष्ट हो गए। रासायनिक हथियार बहुत थे भाई, आज भी है ना। परमाणु बम है ना, न्यूक्लियर बम है। हाँ, किसने देखा है? तो असंख्य गांव क्या हुए? नष्ट हो गए। और जंगल, विशाल बड़े बड़े जंगल तहस नहस कर दिए गए। अमेरिका की जो फौज थी, अमेरिका की फौज ने नापाक, एजेंट ऑरेंज और फॉस्फोरस, नापाम, क्या होता है? नापाम। और इसके साथ साथ क्या था? एजेंट ऑरेंज, और फास्फोरस बम। क्या? फास्फोरस बम। ठीक है, फास्फोरस बम। माचिस की तिल्ली देखिए, लाल फास्फोरस होता है उसमें। माचिस की तिल्ली में क्या होता है? लाल फास्फोरस लगाया जाता है। तो ये बम क्या थे? देखो, घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में असंख्य साधारण नागरिक मारे गए। असंख्य, कोई गिनती नहीं, लबालब एकदम मारे गए। युद्ध का असर अमेरिका में भी साफ महसूस किया जा सकता था। वहां के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौजों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया। कैसे युद्ध में झोंक दिया? जैसे कि जो है ना, मूसल देखा है? मूसल और ओखली, जब ओखली में मुंह दे दिया तो फिर मूसल से क्या डरना। ऐसे ही झोंक दिया, जिसे किसी भी हालात में जीता नहीं जा सकता था। जब युवाओं को अपनी सेना में भर्ती किया जाने लगा, युवाओं को अपनी सेना में क्या किया जाने लगा? भर्ती किया जाने लगा, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। जबरदस्ती बढ़ती, जबरदस्ती। पर विश्वविद्यालय स्नातकों को अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया था।
इसका अर्थ यह है कि जिन्हें मोर्चों पर भेजा जा रहा था उनमें से बहुत सारे नौजवान समाज के अभिजातीय वर्ग के नहीं थे, इसलिए सरकार को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। क्लियर हुई बात? कोई हमदर्दी नहीं थी। और आज भी किसी से किसी की कोई हमदर्दी नहीं होती, कोई हमदर्दी नहीं रखता है भाई, ठीक है ना। मोर्चों पर भेजे जाने वालों से ज्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब मेहनत कशों के बच्चे थे। किसके? मेहनत कशों के बच्चे थे। इस युद्ध के प्रति देखो समर्थन और विरोध के स्वरों को बुलंद करने में अमेरिका मीडिया और फिल्मों ने भी एक अहम भूमिका अदा की। क्या की? देखो मीडिया और फिल्मों की बात आ गई। किसकी बात आ गई? मीडिया और फिल्म। कौन कौन देखता है फिल्म? समाचार कौन कौन सुनता है? मीडिया और फिल्मों ने भी एक अहम भूमिका अदा की थी। देखो हॉलीवुड में युद्ध के समर्थन में कई फिल्में बनी, युद्ध के समर्थन में कई फिल्में बनी। और नाम बता दूं, 1968 में। कब? 1968 में जॉन वेन। किसकी? जॉन वेन की फिल्म ग्रीन बेरेट्स। क्या नाम था फिल्म का? ग्रीन बेरेट्स। इसी प्रकार की फिल्म थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को रेखांकित किया था कि यह एक तर्कहीन प्रोपगेंडा यानी कि प्रचार केंद्रित फिल्म थी, जिसने बहुत सारे युवाओं को युद्ध में अपनी जान गंवाने के लिए उकसाया। एकदम खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हाँ, तो एकदम जोश आ जाता है ना। ऐसी इस फिल्म को देख के भी जो है क्या है, अपनी जान गंवाने के लिए उकसाया गया था युद्ध में जाने के लिए। कई फिल्में तो इस युद्ध के बारे में सरकार की नीति का विरोध करती नजर आती थी। उनमें इस युद्ध के कारणों की तफ्तीश करने का प्रयास किया जाता था। अमेरिका में इस युद्ध से कितना भ्रम पैदा हुआ था, इस बात को जॉन फोर्ड ने, इस मूवी से कितना भ्रम पैदा हुआ था, ठीक है ना, उसकी जानकारी किसने बताई? जॉन फोर्ड। एक व्यक्ति हुए जॉन फोर्ड, इन्होंने फोर्ड डाला, ठीक है ना, इन्होंने इनकी सारी कहानी को फोर्ड डाला। जॉन फोर्ड। अमेरिका में इस युद्ध में कितना भ्रम पैदा हुआ था इन्होंने बताया। पूरा नाम है इनका कपोला, जॉन फोर्ड कपोला। जॉन फोर्ड कपोला। इनकी फिल्म थी कौन सी? एपोकैलिप्स। ये फिल्म का नाम है इनकी एपोकैलिप्स, ठीक है। इन्होंने देखो क्या किया, और 1979 में अच्छी तरह समझा जा सकता है। कब दी थी इन्होंने इसकी फिल्म? 1979। 68 में ये बनी, तो इसमें जो भी राम कथा थी ना जिसके फेवर में थी, इन्होंने उसकी पोल खोल दी 1979 में। और यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अमेरिका की नीति निर्माता इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर हो ची मिन्ह, कहां गए हो ची मिन्ह, ये रे हो ची मिन्ह, की सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हो गई तो आसपास के दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। पर इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि राष्ट्रवाद की शक्ति और ऊर्जा से लैस लोग किस हद तक जा सकते हैं, अपने घर बार को त्याग कर कैसी भयानक परिस्थितियों में तरह से रह सकते हैं और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। भारत ने भी तो लड़ी है ना अपनी देश की आजादी के लिए लड़ाई। वे दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित देश का मुकाबला करने के लिए तैयार एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आंक रहे थे। बहुत ही कम करके आंका जा रहा था।
अब देखो हो ची मिन्ह की भूल भुलैया एक मार्ग थी। हो ची मिन्ह का क्या था, एक भूल भुलैया। भूल भुलैया मूवी देखी है, भूल भुलैया, भूल भुलैया, भुलैया मार्ग है ये। क्या है ये, जैसे रेशम मार्ग था ना, ऐसे ही एक मार्ग है। अब देखो इस मार्ग को देखना पर इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया। इससे यह भी पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों का भी कितनी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना चाहते थे। फुटपाथों और सड़कों के इस विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक व रसद भेजी जाती थी। क्या भेजी जाती, देखो उत्तर और दक्षिण, भाई उत्तर ये रहा और दक्षिण ये रहा, इधर इधर ये है, इधर बाउडाई है। तो इन्होंने क्या क्या मार्ग था इनका एक बनाया था इन्होंने, ठीक है। उस मार्ग पर क्या सैनिक व रसद भेजी जाती थी, ठीक है। 50 के दशक के आखिर में इस मार्ग को काफी बेहतर बनाया गया था। क्यों, क्योंकि 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से दक्षिण वियतनाम पहुंचते थे। कहां से, उत्तरी वियतनामी जो थे वो दक्षिणी वियतनाम पहुंचते थे इसी रास्ते से, इस भूल भुलैया रास्ते से ही, भूल भुलैया मार्ग से ही 20,000 सैनिक उत्तर से दक्षिण वियतनाम में पहुंचते थे, इसी रास्ते से जाते थे। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। कुछ इलाकों में माल ढुलाई के लिए ट्रकों का इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन ज्यादातर यह काम कुली करते थे। कौन करते थे, ज्यादातर यह काम कौन करते थे, कुली करते थे, जिनमें ज्यादातर औरतें होती थी। कौन होती थी, कुली का काम करने के लिए ज्यादातर औरतों का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के कुली औरत और मर्द लगभग 25 किलो सामान पीठ पर लादकर, जैसे आपने केदारनाथ की यात्रा देखी है, केदारनाथ की यात्रा पे पालकी वाले होते हैं, देखा है आपने, सिंगल पालकी वाले होते हैं, फिर एक वो 4 जने लेके चलते हैं उसको, पालकी, और एक वो होती है टोकरी, बास्केट, है ना। बास्केट पे तो सिंगल आदमी सिंगल व्यक्ति को लेके चलता है, और पालकी में 4 व्यक्ति एक आदमी को लेके चलते हैं। उनके स्टेप देखोगे ना अगर आप केदारनाथ जाओ तो उनके स्टेप एकदम सटीक पड़ते हैं एक साथ चारों के। जैसे परेड देखी ना आपने, परेड सारे सैनिकों की एक जैसी होती है, ऐसी उनके स्टेप भी एकदम, और ऐसे सीधे नहीं चलते यूं। इससे ये बच्चे फिजिक्स है, ठीक है, जो आपके सिर के ऊपर से जाती है ना। 25 किलो सामान पीठ पर और लगभग 70 किलो सामान साइकिल पर लेकर निकलते थे। साइकिल पर कितना, 70 किलो, और कमर पर 25 किलो। इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था। कहां पड़ता था, वियतनाम के बाहर था लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया में पड़ता था, और इसके कई सिरे दक्षिण वियतनाम में पहुंच जाते थे। अमेरिका की टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए। क्या किए, कई बार बम फोड़े, पर बेहिसाब बमबारी के बावजूद भी वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाए। अमेरिका इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि वह वहां के जो लोग हैं, लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कर लेते थे। जैसे हमला हुआ तुरंत मरम्मत कर डाली, तुरंत मरम्मत कर डाली। अब देखो मरम्मत करने के बाद जब जब हमला होता था तो विद्रोही औरतें कैसे होती थी, विद्रोही औरतें, भाई औरतों की सब मोह माया है आजकल, है ना। हाँ, मातृशक्ति का देश है, क्या कर सकता है कोई, है ना। पापा की परियां देखो खुश हो रही हैं। पारंपरिक रूप से चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों का ज्यादा बराबरी वाला दर्जा मिलता था, खास तौर से निचले तबके में। फिर भी औरतों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कमजोर तो थी ही, वे अपने भविष्य के बारे में अहम फैसला नहीं ले सकती थी, अपने भविष्य के बारे में अहम फैसला नहीं ले सकती थी, ना ही सार्वजनिक रूप से उनका कोई खास दखल होता था। जैसे जैसे वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा, समाज में महिलाओं की हैसियत व स्थिति पर भी सवाल उठने लगे। स्त्रीत्व की एक नई छवि
सामने आने लगी। साहित्यकार और राजनीतिक विचारक विद्रोह में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगे। किसके रूप में? आदर्श के रूप में पेश करने लगे। 1930 में ऐसे ही किया। 1930 में एक महिला हुई जिनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? निहात लिन्ह। क्या था? निहात, आधा न लिख ले, हाथ, हाथ, और क्या था? लिन्ह, लिन्ह, लिन्ह। और क्या थी ये? दूसरी क्या थी? देखो, दूसरी यह सोच सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध एक बगावत थी। इस बात का संकेत था कि वियतनामी समाज में औरत अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। क्या चाहती थी? आगे बढ़ना चाहती थी। ठीक है ना? योद्धा औरतें भी थी। देखो 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती योद्धा औरतों की तस्वीरें बड़ी संख्या में छपने लगी थी। और जैसे झांसी की रानी आप देखते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो पापा की परी कितनी चौड़ी हो गई है एकदम, है ना? है? पापा के परे नहीं हो रहे हैं? पापा के परे भी तो है पृथ्वीराज चौहान। हिटलर कौन है? हिटलर? हाँ, हिटलर। देखो शांति के समय औरतें क्या करती थी? 70 के दशक तक आते आते शांति प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या हो गई? शांति प्रक्रिया शुरू हो गई। और आप भी शांति बनाए रखें। युद्ध समाप्त होने का असर दिखाई देने लगे। इसके बाद औरतों को योद्धाओं के रूप में पेश करने का चलन खत्म होने लगा। अब औरतों को मजदूरों के रूप में ही ज्यादातर पेश किया जाने लगा। उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं, बल्कि कृषि कोऑपरेटिवों, कारखानों और उत्पादन इकाइयों में काम करने के लिए दर्शाया जाने लगा। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।